हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड हम चालू कर रहे थे आपका बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें हमने आपका यूनिट 1 ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, जिसके लिए हमने 2 वीडियोस बनाए थे। मैंने सिलेबस भी कवर करा लिया है, जिसमें बताया था कि इस बार आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि सब्जेक्टिव नहीं होगा। जितने क्वेश्चन होंगे सारे ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, तो बस हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब यूनिट 2 में हम जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे। एंड इससे पहले बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, जो कि आपका मैनेजमेंट का था। मैंने आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी सिलेबस बता दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस बता दिया हुआ है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इनटू, मतलब जो आपका नियोजन का प्रक्रिया होता है, इसमें पहला चरण है वो क्या होता है। पहला चरण, पहला आपका सेट ऑन ऑब्जेक्टिव ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपका है एवोल्यूशन अल्टरनेटिव्स, मतलब जो आपका विकल्पों का मूल्यांकन करना होता है, या फिर आपका डिटरमाइन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपको एक ताकत और कमजोरी का निर्धारण करना होता है किसी नियोजन की प्रक्रिया के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। आप नियोजन की प्रक्रिया में पहला चरण क्या करते हैं कि एक आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, यानी कि एक उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, तभी किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन आर मेड बाई, जो एक संगठनात्मक निर्णय होते हैं ये किसके द्वारा लिए जाते हैं। क्या ये डायरेक्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं, या फिर मैनेजर्स के द्वारा लिए जाते हैं, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन होते हैं ये मैनेजर्स के द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पॉलिसीज आर फ्लेक्सिबल वेयर एज प्रोसीड्योर आर, तो वहाँ जहाँ नीतियाँ लचीली होती हैं, जहाँ की प्रक्रियाएं होती हैं, जहाँ नीतियाँ जो होती हैं आपकी ये लचीली होती हैं, वहाँ की प्रक्रियाएं कैसी होती हैं। क्या वहाँ की प्रक्रियाएं स्पेसिफिक, मतलब आपका विशिष्ट होती हैं, या फिर आपका डिटेल्ड होती हैं, मतलब कि जो आपका विस्तृत होती हैं, या फिर रिगिड होती है मतलब कठोर होती हैं, या फिर सभी होती हैं। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जहाँ नीतियाँ लचीली होती हैं वहाँ प्रक्रियाएं जो हैं ये कठोर होती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है प्लानिंग इज डॉट डॉट प्रोसेस, जो प्लान होता है ये कैसा प्रोसेस है। क्या ये आपका डायरेक्टिंग प्रोसेस है, क्या यह थिंकिंग प्रोसेस है, या फिर फोरकास्टिंग प्रोसेस है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। प्लानिंग इज ए थिंकिंग प्रोसेस। आप प्लान करते हैं किससे, सोचकर। तो ये एक सोचने वाला प्रक्रिया है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका है प्लानिंग इज, प्लानिंग क्या है। एक परवेसिव, मतलब कि आपका व्यापक व्यापक चीज़ है, या फिर फ्यूचरिस्टिक, भविष्य भविष्य के लिए है, या फिर आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, या फिर सभी, ये इनमें से सभी प्रोसेस है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो प्लानिंग है ये एक व्यापक प्रोसेस भी है, फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस भी है, आप एक आपका कायम प्रोसेस भी है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगर आप प्लान करते हैं चीज़ों को तो ये चीज़ें आपके प्लानिंग में होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपको वही कह रहा है, लेकिन ऑप्शंस बदल दिए हुए हैं। प्लानिंग इज, प्लानिंग कैसा प्रोसेस है। क्या एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, क्या एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मिडिल टर्म प्रोसेस है, या फिर सभी प्रोसेस है। तो जो आपका प्रोसेस प्लानिंग होता है ये सभी टर्म, सभी टाइप के जो प्रोसेस होते हैं, सभी टाइप के जो टर्म होते हैं इनमें लागू होता है। चाहे आपको शॉर्ट टाइम बिजनेस करना हो, लॉन्ग टाइम बिजनेस करना हो, मिडिल टाइम बिजनेस करना हो, लेकिन आपको प्लान करना जरूरी होगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्यूचर इज, प्लानिंग इज फॉर, प्लानिंग किसके लिए होता है। पास्ट के लिए होता है, फ्यूचर के लिए होता है, प्रेजेंट के लिए होता है, या फिर सभी के लिए होता है। तो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो प्लान होता है ये एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। अगर आप चीज़ों को सोचते हैं तो आप प्रेजेंट में रहकर तो सोचते हैं उस चीज़ को, लेकिन जिस चीज़ को एग्जीक्यूट करना होगा वो फ्यूचर में होगा। पास्ट के बारे में तो आप बस सोच सकते हैं, उसको प्लान नहीं कर सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू गर्ग आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर, इनके अकॉर्डिंग जो है प्लानिंग के कितने प्रकार हैं। क्या 8 हैं, 6 हैं, 4 हैं, 2 हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इनके अकॉर्डिंग, जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग जो टाइप ऑफ प्लानिंग है ये 4 हैं। अगर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप पूछता तो आपका 8 स्टेप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्टेप में, लेकिन यहाँ जो इनके अकॉर्डिंग टाइप्स हैं वो 4 हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 9वां नंबर कह रहा है कॉर्पोरेट प्लानिंग इज, कॉर्पोरेट मतलब होता है आपका समामेलित नियोजन। जो आपका कॉर्पोरेट प्लानिंग है ये किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मिडिल टर्म के लिए, नन ऑफ द अबव। तो जो आपका कॉर्पोरेट प्लानिंग होता है ये एक लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो है इंगित हो जाते हैं, तो फिर आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस ही देता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 10वां नंबर, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इन प्लानिंग ऑफ प्रोसेस, जो प्लानिंग ऑफ प्रोसेस होता है इसमें कौन इन्वॉल्व करते हैं, कौन शामिल होते हैं। तो पहला आपका सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, आप किसी ऑब्जेक्टिव के बारे में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बी ऑप्शन आपका कह रहा है कि डिटरमाइन द वे टू अचीव ऑब्जेक्टिव, फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं। या फिर आपका तीसरा ऑप्शन है इसमें बोथ ए एंड बी, चौथा है आपका नन ऑफ द अबव। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इन प्लानिंग प्रोसेस, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि इसमें आप चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं फिर उसके बाद आप चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं जिस वे में आपको अचीव करना होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका डॉट डॉट इंडिकेट्स द एग्जैक्ट मैनर इन विच द इंडिकेट सीरीज ऑफ एक्टिविटीज बिल, मतलब जो आपका सटीक तरीके से इंगित करता है जिनमें गतिविधियों की एकाकृत गंभीरता होती है, ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं आप, इस चीज़ को प्रोसिक्यूटर कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, स्टफिंग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रोसिक्यूटर इसे कहते हैं, हिंदी में इसे प्रक्रियाओं के नाम से जाना जाता है। तो जो प्रक्रियाएं होती हैं ये सटीक तरीके से इंगित करती हैं जिससे गतिविधियां एकाग्रित गंभीर होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेटेजी इज यूज्ड इन, जो आपका स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है, कार्यनीति। तो ये किस में यूज किया जाता है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, मिडिल टर्म में, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ ऑल ऑप्शन रहेगा, फिर आपका सही होगा। अगर आप किसी चीज़ की कार्यनीति बना रहे हैं तो आपका वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, मिडिल टर्म हो, आप स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका ऑप्शन डी हो जाएगा और यहाँ ऑल ऑफ द अबव लिखा हो। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका यस डब्ल्यू ओ टी इज यूज इन, शॉर्ट यूज होता है किसमें, पहला आपका इन्वायरमेंटल एनालिसिस में, मतलब जो आपका पर्यावरण विश्लेषण है इसमें, या फिर दूसरा आपका है यहाँ स्ट्रेटजी नहीं रहेगा, स्ट्रेटजी रहेगा कार्यनीति निर्धारण करने में, या फिर इन्वायरमेंटल एनालिसिस और स्ट्रेटजी फार्मूलेशन दोनों के लिए। तो यहाँ तीसरा चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो जो एस डब्ल्यू ओ टी इसे अलग भी पढ़ सकते हैं, शॉर्ट भी पढ़ सकते हैं, ये यूज होता है किसमें, तो ये पर्यावरण विश्लेषण में भी यूज होता है एंड आपका कार्यनीति निर्धारण में, दोनों में यूज किया जाता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको बताया 14 नंबर का कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप होते हैं ये कितने होते हैं, तो ये 8 होते हैं, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज, जो मैनेजमेंट होता है चीज़ों के ऑब्जेक्टिव को देखकर वो कैसा होता है, वो किसकी ओर होता है, क्या वो गोल ओरिएंटेड की ओर होता है, या फिर काम को लेकर ओरिएंटेड करता है, या फिर बजट को लेकर, जो आपके पास बजट है उसको लेकर ओरिएंट करता है, या नन ऑफ द अबव। तो जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है वो आपके बस गोल की ओर ओरिएंट करता है चीज़ों को, वो वर्क पे नहीं ध्यान देगा, उसका बजट पे ध्यान नहीं होगा, वो बस आपके गोल के निर्धारण के लिए, उद्देश्यों के लिए काम करता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, मतलब जो आपका एक नियोजन होता है, एक प्लान होता है, वो भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। ये जो कथन है, ये जो वाक्य है, ये स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन है आपके पास एलन एंड आपका हर्ले, या फिर न्यूमैन, या फिर टेरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो वाक्य है, ये जो कथन है, ये कहा गया है एलन के द्वारा। इन्होंने कहा कि जो एक नियोजन होता है, एक प्लान होता है, ये भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है, ऐसा प्लानिंग का परिभाषा दिया है किन्होंने, एलन ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का राइट डॉट डिस्क्राइब एज इंटरप्रिटेटिव प्लानिंग, इंटरप्रिटेटिव प्लान के रूप में किसे दर्शाया गया है, व्याख्यात्मक योजना के रूप में वर्णित किया गया है, किसे किया गया है, प्रोसीड्यूर को, स्ट्रेटजी को, पॉलिसीज को, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेटजी को, रणनीति को व्याख्यात्मक योजना के रूप में वर्णित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि प्लानिंग इज, ये जो प्लान होता है, आप चीज़ों को प्लान करते हैं, ये क्या नेसेसरी होता है या अननेसेसरी होता है, या फिर ये वेस्टेज ऑफ टाइम है या वेस्टेज ऑफ मनी है। तो प्लानिंग इज नेसेसरी,
इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। अगर आप किसी चीज़ को प्लान नहीं करते हैं तो वो आप उस पर स्ट्रेटेजी नहीं लगा सकते हैं, उस पर आप अपना एक मैनेजमेंट नहीं बना सकते हैं। अगर आप चीज़ों को पहले से प्लान नहीं करते हैं तो ये एक नेसेसरी चीज़ है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी हैज़ बीन गिवन बाई। जो ये कॉन्सेप्ट है बाउंडेड रेशनैलिटी का, ये किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है आपके पास हर्बर्ट ए साइमन, पीटर एफ ड्रकर, या फिर आपका जॉर्ज टेरी, या फिर आर.एस. दावर। तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हर्बर्ट ए साइमन द्वारा द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी हैज़ बीन गिवन। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज ए फाइनल रिजल्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ये जो स्टेटमेंट है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज ए फाइनल रिजल्ट, मतलब हिंदी में इसका मतलब होता है कि उद्देश्यों द्वारा जो प्रबंध है इनका अंतिम परिमाण है। ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन से आपके पास टेरी, ड्रकर, एलन, टावर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। एलन ने ही कहा था कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज ए फाइनल रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि द फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग इज इन ऑफ। जो आपका फंक्शन होता है किसी चीज़ को, किसी डिसीजन को बनाने का, वो क्या लोअर मैनेजमेंट पे होता है, मिडिल मैनेजमेंट पे होता है, या फिर टॉप मैनेजमेंट पे होता है, या फिर सभी टाइप के जो मैनेजमेंट होते हैं इनमें होता है? तो करेक्ट आंसर आई होप सबको पता होगा कि जो फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है ये सभी लेवल्स के मैनेजमेंट के लिए होता है, चाहे वो लोअर हो, मिडिल हो, टॉप हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू कुटज ओ डोनेल, जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप आर, इनके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप है ये कितने हैं? तो मैंने पहले बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप है ये कितने हैं? 8 हैं। एंड इनके अकॉर्डिंग जो है ये 7 हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए ये बात, ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है। फ्रॉम द डिपार्टमेंटेशन इज, डिपार्टमेंटेशन मतलब आपका क्या होता है? विभागीकरण। जो आपका विभागीकरण होता है ये क्या एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, नन ऑफ द अबव है? तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। क्योंकि जो आपका विभागीकरण होता है ना तो ये समय की बर्बादी करता है, ना फिर ये आपके मनी को बर्बाद करता है, ना फिर ये आपके रिसोर्सेज का, आपके संसाधनों का बर्बादी करता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर। जो आपके संगठनात्मक संरचना है इनके कितने प्रारूप हैं? 5, 6, 7, 8, 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 7 स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन इज, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है एक संगठन है, ये क्या नेसेसरी है, अननेसेसरी है, बोथ है, नन ऑफ द अबव? तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये एक नेसेसरी चीज़ है। अब बिना ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी कंपनी, कोई भी जो आपका बिजनेस है ये नहीं चल सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इज, जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन होता है ये क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन को हिंदी में आपका विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो क्या ये डेमोक्रेटिक होता है, रॉयल होता है, दोनों होता है, नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन होता है ये एक डेमोक्रेटिक होता है, एक प्रजातांत्रिक होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कैन बी डेलीगेटेड। कैन बी डेलीगेटेड जो आपका प्रत्यायोजन किया जाता है किस पर? रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, अथॉरिटी पर, दोनों पर, नन ऑफ द अबव? तो जो आपका प्रत्यायोजन किया जाता है ये आपके अधिकारों पर किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, अथॉरिटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका प्लानिंग इज ए डॉट एक्सरसाइज। जो आपका प्लान होता है, जो प्लान करते हैं चीज़ों को, ये कैसा एक्सरसाइज है? क्या एक मेंटल एक्सरसाइज है, फिजिकल है, बोथ है, एंड नन ऑफ द अबव? तो जो आपका प्लानिंग होता है वो सबको पता होगा कि एक मेंटल एक्सरसाइज है, इसमें आप दिमाग से अपने सोचते हैं, ना कि फिजिकल होकर शारीरिक चीज़ों से प्लान करते हैं। आप मेंटल चीज़ों से प्लान करते हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लानिंग इज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो आपका प्लान होता है ये जो अगर नंबर करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो ये कितने नंबर पे आता है? क्या है प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है, या फिर नन ऑफ द अबव? इसमें दिया गया है जो भी ऑप्शन आपके पास। तो प्लानिंग इज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो आपका प्लानिंग है ये एक प्राइमरी फंक्शन है, इसमें आप सबसे पहले चीज़ों को सोचते हैं उसके बाद कुछ करेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें आपका 29 नंबर का कि द फाउंडर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज। जो फाउंडर है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के ये कौन है? तो ऑप्शन है आपके पास एप्ले, टेरी, फॉयल, टेलर।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एप्ले जो है ये फाउंडर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज ऑफ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है ये आपका किस पर होता है, ऑफिसर पर होता है या फिर आपका सबऑर्डिनेट पे होता है, अधिकारी पर होता है या फिर दोनों पे होता है, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये आपके अधिकारियों पर होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है द इफेक्ट ऑफ डिपार्टमेंटेशन ऑन वर्कड, मतलब जो आपका विभागीकरण होता है का कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इनके अकुशलता में वृद्धि करता है, या इंक्रीज इन आपके निन्हेंस में यानी कि लापरवाही में वृद्धि करता है, या फिर आपकी इंक्रीज इन एफिशिएंसी कुशलता में वृद्धि करता है, या फिर आपका मोरल डेंसिटी मतलब नैतिक पतन करता है। तो जो आपका इफेक्ट ऑफ डिपार्टमेंटेशन ऑन वर्कड इन इंक्रीज इन इफिशिएंसी, उनके कुशलता में वृद्धि करता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिपार्टमेंटेशन इज सुटेबल फॉर, जो आपका विभागीकरण होता है ये सुटेबल करता है किस पर, लार्ज इंडस्ट्रीज पर, स्मॉल इंडस्ट्रीज पर, कॉटेज इंडस्ट्रीज पर, सभी टाइप के इंडस्ट्रीज पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लार्ज इंडस्ट्रीज पर जो आपका विभागीकरण होता है ये सुटेबल करता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है डेलीगेशन कैन बी डन बाय, कैन डन ऑफ, जो आपका डेलीगेशन होता है हिंदी में इसे प्रत्यायोजन कहते हैं, तो ये किया जाता है किस पर। तो ऑप्शन है आपके पास, अकाउंटेबिलिटी हिंदी में इसे जवाबदेही कहते हैं, एंड आपका ऑफिसर जो होता है, ऑफिसर मतलब आपका उत्तरदायित्व जो होता है, या फिर आपके सबऑर्डिनेट पर अधिकार का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सबऑर्डिनेट पर डेलीगेशन कैन डन ऑफ सबऑर्डिनेट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 34 नंबर कह रहा है आपका कि सेंट्रलाइजेशन इज सुटेबल फॉर, जो आपका केंद्रीकरण है ये सुटेबल करता है किस पर, लार्ज इंडस्ट्रीज पर, स्मॉल इंडस्ट्रीज पर, या फिर आपके मिडिल साइज इंडस्ट्रीज पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो आपका सेंट्रलाइजेशन होता है ये छोटे इंडस्ट्रीज के लिए, इंटरप्राइजेस के लिए वर्क करता है, छोटे इंटरप्राइजेस पर सुटेबल होता है। जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन होता है, विकेंद्रीकरण होता है, ये आपके जो है लार्ज इंडस्ट्रीज, जो लार्ज साइज इंडस्ट्रीज होते हैं, इंटरप्राइजेस होते हैं, इन पर वर्क करता है, इन पर सुटेबल होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन आपका वही आ गया कि डिसेंट्रलाइजेशन इज सुटेबल फॉर, जो आपका विकेंद्रीकरण होता है ये किस पर सुटेबल करता है, क्या ये स्मॉल साइज इंटरप्राइजेस पर सूट करता है, या फिर मीडियम साइज इंटरप्राइजेस पर, या फिर लार्ज साइज इंटरप्राइजेस पर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है। जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब हिंदी में से विकेंद्रीकरण कहते हैं, या आपके लार्ज साइज इंटरप्राइजेस पर वर्क करता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट मोर सुटेबल इज, यहाँ मैंने क्वेश्चन ये फिर से आपको समझाया हुआ है कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं ये किस पर ज़्यादा सुटेबल करते हैं, क्या सेंट्रलाइजेशन पर, डिसेंट्रलाइजेशन पर, या फिर आपका नन ऑफ द अबव। तो जो लोअर वाले होते हैं ये आपके डिसेंट्रलाइजेशन पर वर्क करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्कलोड ऑफ टॉप मैनेजमेंट रिड्यूस करता है डिसेंट्रलाइजेशन को, सेंट्रलाइजेशन को, नन ऑफ द अबव को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डिसेंट्रलाइजेशन। टॉप मैनेजमेंट वाले जो होते हैं ये वर्कलोड किस पर होता है, डिसेंट्रलाइजेशन पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम डिसिप्लिन एग्जिस्ट इन, जो आपका मैक्सिमम डिसिप्लिन होता है ये एग्जिस्ट करता है किस पर, लाइन ऑर्गेनाइजेशन पर, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन पर, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन पर, या फिर आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पर। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन पर। जो मतलब हिंदी में से अगर कहा जाए तो अधिकतम जो अनुशासन होता है क्या किस पर होता है, जो रेखा संगठन होते हैं इस पर होता है, या फिर आपका समिति संगठन पर होता है, या फिर रेखा एवं कर्मचारियों के संगठन पर होता है, या क्रियात्मक संगठन पर होता है। तो इसमें आपका मैक्सिमम डिसिप्लिन जो एग्जिस्ट करता है ये रेखा संगठन में एग्जिस्ट करता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो आपके बिजनेस मैनेजमेंट है इनका यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर 38 क्वेश्चन थे कवर मैंने करा दिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक कवर हुआ, लगभग आपका 39 क्वेश्चन कवर हुआ है। एक क्वेश्चन मैंने 2 बार लिख दिया था। तो यहाँ पर आपके 39 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, एंड इसके बाद आपके लगभग इसमें यूनिट 2 में 100 क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा।
तो वो आपको आगे की वीडियोज़ में देखने को मिलेंगी। एंड जो आपका यूनिट 1 अगर आपने बाय चांस नहीं देखा हुआ है, तो 2 पार्ट उसके ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, तो प्लीज़ वहाँ से जाकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। एंड इस बार अगर आपका जैसे पिछली बार आपने स्टैटिस्टिक्स का पेपर दिया हुआ था, आपने ऑर्गेनाइजेशन का पेपर दिया हुआ था, तो इसमें आपका क्या था कि जो सब्जेक्टिव था इसमें आपको लिखना था, आप बना के लिख रहे थे, पास हो जा रहे थे। लेकिन इस बार आपको सही जो आपके ऑप्शन पर टिक करना होगा, तभी आप पास हो सकते हैं, वरना आपका बैक लगने वाला है। इसलिए मेहनत से पढ़िए। एंड जो भी आपको डाउट होता है, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। एंड मिलते हैं आपसे वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।